हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम ट्यूटोरियल्स। एंड आज इस वीडियो में मैं आपके लिए ले आई हूँ फुल वन शॉट रिवीजन गवर्नमेंट बजट चैप्टर की। तो बहुत जल्दी विद इन हाफ एन आवर हम पूरे का पूरा चैप्टर ए टू जेड खत्म करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट में बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है एंड बहुत अच्छी खासी वेटेज रखता है। 4 से 5 नंबर का आराम से पेपर में आपको इसमें से स्टफ देखने को मिलेगा। क्या इंपॉर्टेंट चीजें है वो भी बताऊंगी एंड पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज कराऊंगी। इसी के साथ पूरी सिलेबस की हमारी रिवीजन हो जाएगी खत्म। आपको अटैक मोड नाम से प्लेलिस्ट हमारी मिल जाएगी जिसमें मैंने पूरी इकोनॉमिक्स की रिवीजन आपको करवाई है। अपना 100% देंगे कि प्लेलिस्ट में मैंने पूरे सिलेबस के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए हैं। एंड ट्रस्ट में अगर तुमने बस ये 2 प्लेलिस्ट फॉलो कर ली, देखो बिल्कुल लेटेस्ट है। अभी जो है तुम्हारे पीछे जो गैप डेज थे उसमें मैंने जो है रिवीजन कराई थी। उससे पहले जो गैप डेज थे बिजनेस स्टडीज के पेपर से पहले उस टाइम मैंने पीवाईक्यूज करवाए थे। बिल्कुल लेटेस्ट है, तुम्हारे 2025 के पेपर के लिए बनाए हैं मैंने स्पेसिफिकली, ठीक है। एंड जो चीजें तुम्हारे पेपर में तुम्हें देखने को मिलेंगी उसी अकॉर्डिंग बनाए हैं। तो सिर्फ ये 2 प्लेलिस्ट अगर तुमने फॉलो कर ली तो तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा डेली शेड्यूल जो तुमने गैप डेज में फॉलो करना है वो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो अगर वो नहीं देखा वो देखो और उसी तरीके से अपना पूरे का पूरा शेड्यूल तुम फॉलो करो। तुम्हें सिर्फ वीडियो सुननी है पहले रिवीजन की, उससे नोट्स बनाने हैं, बुक की रीडिंग करनी है और फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। अगर इतना कर लिया हर एक चैप्टर में ये 4 चीजें तो तुम्हारे फुल ऑन फुल मार्क्स आ सकते हैं। फटाफट से हमारी रिवीजन को शुरू करते हैं, फटाफट से गवर्नमेंट बजट चैप्टर को करते हैं समाप्त। तो गवर्नमेंट बजट चैप्टर में हमें पढ़ना है गवर्नमेंट के बजट के बारे में, उसके कंपोनेंट्स के बारे में, बजट की रिसीट्स, एक्सपेंडिचर्स के बारे में एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट जिसमें हमारे पास सरप्लस, डेफिसिट वगैरह आएगा। एंड लास्टली रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमारे पास आती है कि ये गवर्नमेंट बजट है क्या। व्हाट इज दिस टर्म, व्हाट इज दिस गवर्नमेंट बजट, जिसके बारे में पूरे का पूरा चैप्टर ही बना के दे दिया। भाई इतना है क्या मुश्किल, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट क्या है, देखो इट रेफर्स टू एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 2 अक्षर है, पहला क्या है एनुअल, दूसरा क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट डिनोट्स इट्स एंटीसिपेटेड। फिर क्या अक्षर आया मेरे पास एंटीसिपेटेड, उसके बाद क्या आया एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू जनरेशन इन अ फिस्कल ईयर। मतलब एक देखो पूरी डेफिनेशन है बेटा ये, और पूरी की पूरी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। हर एक अक्षर तुम्हें यहाँ पे कुछ ना कुछ समझाना चाहता है। एनुअल का मतलब कि जो ये बजट बनेगा ये साल में एक बार बनेगा, ठीक है, पूरे साल का बजट होने वाला है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, एक ऐसे स्टेटमेंट जिसमें आपके खर्चे और आपके इनकम दोनों के बारे में बताया जाता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे आप अकाउंट्स में करते हो, कैश फ्लो है जैसे आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इनकम भी बताते हो, आप अपने एक्सपेंडिचर भी बताने वाले हो, ठीक है। एंटीसिपेटेड, एंटीसिपेटेड मतलब फ्यूचर के बारे में है, पास्ट के बारे में नहीं है या प्रेजेंट के बारे में नहीं है, ये फ्यूचर के बारे में कि मैं अभी बताऊंगी कि मैं अगले 1 साल में कितना सोच रही हूँ, कितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरा खर्चा कितना होगा, मेरी इनकम कितनी होगी आने वाले 1 साल में। तो ये अगले साल के लिए होता है, फ्यूचर के लिए एक्सपेक्टेड होता है और 1 साल का ये बनता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों के बारे में बात करी जाती है। इट इज प्रेजेंटेड बाय द गवर्नमेंट, इसको जो है हमारे देश की गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है। कहाँ प्रेजेंट करती है, लोकसभा में प्रेजेंट करती है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी फिस्कल ईयर। हर साल की शुरुआत में बिगिनिंग में लोकसभा में हमारा जो गवर्नमेंट का सरकार का जो एनुअल बजट है वो एस्टिमेट किया जाता है, वो वहां पे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है काफी सालों से, तो वो अब क्या है हर साल प्रेजेंट वहां पे करती है हमारा बजट टू गिव एन एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड रिसीट्स फॉर द अपकमिंग ईयर, ठीक है। आने वाले साल के लिए एक्सपेंडिचर और रिसीट्स का जो है एस्टिमेट बताया जाता है हमारे बजट में, ठीक है। तो बजट में क्या क्या होता है, बजट में रिसीट्स होते हैं। रिसीट्स बताती है कि आने वाले 1 साल में सरकार के पास कहां कहां से पैसा आएगा। एंड एक्सपेंडिचर बताते हैं कि आने वाले 1 साल में कहां कहां सरकार पैसा खर्च करेगी, ठीक है। रिसीट्स और बजट दोनों ही रेवेन्यू साइड के और कैपिटल साइड के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के और कैपिटल नेचर के होते हैं, रिसीट्स भी एंड एक्सपेंडिचर भी। इसके आगे हम रेवेन्यू रिसीट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज टैक्स रिसीट एंड नॉन टैक्स रिसीट। एक बार तुम चाहो तो ये पूरे का पूरा टेबल एज इट इज पूरे का पूरा डायग्राम बना सकते हो, लेकिन इस पूरे को आगे मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले मेरे पास बजट के रिगार्डिंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे पास आता है कि ये एस्टिमेटेड बेसिस पे होता है। जैसे मैंने बोला अगले 1 साल के लिए है, एक्चुअल कुछ नहीं है इसमें, अगले 1 साल के लिए है कि अगले 1 साल में हम सोच रहे इतना खर्चा करेंगे और हम सोच रहे इतना इतना पैसा हमारे पास आएगा, वो फ्यूचर के लिए 1 साल के लिए बनाया जाता है। वो 1 साल कौन सा होता है, वो 1 साल फाइनेंशियल ईयर होता है, कैलेंडर ईयर नहीं होता है। बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर मींस बजट फॉर द पीरियड स्टार्टिंग 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का। 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं होता है, अप्रैल से मार्च तक का फिस्कल ईयर का होता है, ठीक है। हर टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं, फिर चाहे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी टाइप की गवर्नमेंट है वो बजट बनाती है। पर इस चैप्टर में हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट की बात करेंगे, जिसको हम यूनियन बजट भी बोलते हैं। सिर्फ उसकी बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट तो हर एक बजट बनाती है, पर हम सिर्फ यूनियन बजट की बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बजट बनाती है, ठीक है।
हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो कि कौन है, निर्मला सीतारमण है, वो पार्लियामेंट में इसको प्रेजेंट करती है। हर साल फरवरी में ये चीज प्रेजेंट होती है, पार्लियामेंट में दिखाई जाती है। ठीक है जी, आई होप यहाँ तक चीज क्लियर हो गई होगी कि आने वाले एक साल के लिए एडवांस में सरकार अपना बजट बताती है, लोकसभा में प्रेजेंट करती है, पार्लियामेंट में। ठीक है, आने वाले एक साल के लिए होता है, फ्यूचर के लिए, फिस्कल ईयर के लिए होता है, एक्सपेंडिचर भी बताया जाता है, रेवेन्यू भी बताया जाता है। और हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का यूनियन बजट हम पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसमें से बेटा मुझे लिख के ले लो, अगर 5 सेट आते हैं तो 5 में से 2 से 3 सेट में तो तुम्हें देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन। अगर तुम मुझे पूछो सबसे हाईएस्ट चांसेस क्या है कि इस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आएगा, वो है सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। बाकी पूरे चैप्टर में से तुम्हें 1 या 2 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, ज्यादातर 1 एमसीक्यू आ जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रेवेन्यू के ऊपर। लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है आपका, वो आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट के ऊपर। हर साल 3 से 4 सेट में तुम्हें गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लॉन्ग में 3 नंबर में, 4 नंबर में गवर्नमेंट बजट का या तो केस स्टडी आ जाता है या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आता है। दिस इज अ टॉपिक जिसको मोस्ट ऑफ द बच्चे इग्नोर कर देते हैं थ्योरी का टॉपिक सोच के, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है? रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज एंड रिड्यूसिंग द रीजनल डिस्पैरिटीज। ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स है जिनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव आता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का क्या मतलब है? देखो, कुछ एक ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे रिसोर्सेज जरूरत से ज्यादा है, कुछ एरियाज होते हैं जहां पे रिसोर्सेज जरूरत से कम है। तो सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे एरियाज जहां पे रिसोर्स ज्यादा है, वहां से रिसोर्स निकाल लिए जाएं, और ऐसे एरियाज जहां पे जरूरत से कम रिसोर्सेज है, वहां पे रिसोर्सेज डाल दिए जाएं। तो सरकार क्या चाहती है? सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम क्या करें, जरूरतमंदों को सारे रिसोर्सेज दें, और जहां पे जरूरत नहीं है, जहां पे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, जहां पे बहुत अमीर लोग हैं जिनको हमारे रिसोर्सेज की जरूरत नहीं है, हम वहां से अपने रिसोर्सेज को विड्रॉ करें और जरूरतमंदों को अपने रिसोर्सेज दे। रिसोर्सेज में हमारा मतलब हो सकता है सरकार की कोई पॉलिसी, कोई टैक्स कट हो गया, कोई सब्सिडी हो गई, कोई भी पैसा देना, कुछ भी सरकार जो करे जरूरतमंदों के लिए करे, ऐसी जगह में करे जहां पे जरूरत है। डायरेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन यूज टू दी अदर, जहां पे ज्यादा जरूरत नहीं है वहां से रिसोर्सेज हटा के ज्यादा जरूरी जगह पे सरकार काम करे। ठीक है, तो सरकार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सरकार अपनी सरकारी कंपनियों के थ्रू, सरकार अपने बजट के थ्रू, सरकार टैक्स के थ्रू, सब्सिडीज के थ्रू, पॉलिसीज के थ्रू कुछ भी कर सकती है। पूरे देश में सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। ठीक है, आज अगर सरकार सोचे कि नहीं यार मुझे तो टैक्स नहीं लगाना, सरकार टैक्स जीरो भी कर सकती है। सरकार चाहे तो टैक्स को बहुत हाई कर सकती है, सरकार चाहे तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर सकती है, चाहे तो और आसान कर सकती है। तो सरकार कुछ भी कर सकती है। तो सरकार क्या चाहती है कि हम वहां पे पैसा लगाएं जहां जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर तो कहेगा मैं तो वहीं पैसा लगाऊंगा जहां पे मेरा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर तो कहेगा मैं वहीं पैसा लगाऊं जहां पे मुझे मेरा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो वो एरिया जहां पे एक्चुअल में जरूरत है, वहां पे कौन लगाएगा? वहां पे पैसा लगाएगा हमारी गवर्नमेंट। तो वो क्या कर रही है? गवर्नमेंट रीएलोकेशन कर रही है। गवर्नमेंट कहती है जहां पे जरूरत नहीं है मैं वहां से अपना पैसा निकालूंगी, अपनी कंपनीज को उन एरियाज में नहीं लगाऊंगी, वहां पे पैसा लगाऊंगी जहां पे जरूरत ज्यादा है। सिमिलरली आता है इनकम एंड वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट चाहती है कि अमीर लोग जो हैं वो और अमीर ना हो, गरीब लोग जो हैं वो भी अमीर हों, उनको भी पैसा मिले। वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, लोगों की इनकम बढ़ानी है। कौन से लोगों की इनकम बढ़ानी है? जो गरीब लोग हैं। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? इनकम बढ़ाना चाहती है गरीबों की, और अमीरों के बराबर उनको बनाना चाहती है। ठीक है, ये होगा इनकम इनइक्वालिटी को कम करना, वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करना। गवर्नमेंट the budget can achieve to reduce inequalities in the distribution of income and wealth in 2 ways। 2 तरीके से सरकार ही कर सकते हैं। पहली चीज तो है अमीरों पे बहुत टैक्स लगाया जाए और गरीबों को टैक्स ना लगाया जाए। ठीक है, हम क्या करें? ऐसी चीजों पे टैक्स ज्यादा लगाए जो चीजें अमीर खरीदेंगे, जैसे कि महंगी गाड़ियां, महंगी चीजें, उन पे टैक्स ज्यादा लगाया जाए। उससे क्या होगा? जो अमीर हैं, अमीरों से ज्यादा पैसा किसके पास आएगा? गवर्नमेंट के पास आएगा। अमीर पैसा खर्चेंगे, ज्यादा टैक्स लगाएंगे उन पे सरकार, तो अमीरों का पैसा सरकार के पास आएगा। सरकार उस पैसे से क्या करेगी? गरीबों को डोनेट करेगी, सब्सिडीज देगी, गरीबों के लिए सर्विसेज बनाएगी। तो अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाया जाए ताकि जो गरीब लोग हैं उनको वो पैसा मिल सके, उनकी मदद उससे हो सके। इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाय प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज टू द पुअर। इसके अलावा नंबर 1 गवर्नमेंट क्या करे? अमीरों पे टैक्स ज्यादा लगाए। अमीरों पे टैक्स ज्यादा लगाए तो सरकार के पास पैसा ज्यादा आया। अब जो पैसा सरकार के पास आया, उस पैसे से सरकार क्या करे? ज्यादा खर्चा करे, फ्री की एजुकेशन देने पे, फ्री हॉस्पिटल्स देने पे, फ्री की चीजों देने पे, ठीक है, सब्सिडीज देने पे सरकार
ज्यादा खर्चा करे, किसको, गरीबों को सब कुछ फ्री में दे सरकार। तो सरकार पैसा कहां से लाए, अमीरों पे टैक्स लगा के, और उस पैसे से क्या करे, गरीबों को चीजें फ्री में देना शुरू करे ताकि गरीब भी अपलिफ्ट हो पाए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रेफर्स टू सिचुएशन without significant fluctuation in the price level and stability of exchange rate in an economy। देखो कुछ देश ऐसे होते हैं जहां पे ना प्राइजेस और सब कुछ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, ठीक है। उस देश में ना लोग जो है वो सही से रह नहीं पाते, उनके जो है कभी तो बिल्कुल ही प्राइस बहुत हाई चला गया, कभी प्राइस बिल्कुल ही लो आ गया, कभी एक्सचेंज रेट हाई हो गया, कभी लो हो गया। वहां पे लोग एक स्टेबल लाइफ नहीं जी पाते। हर देश यही चाहता है कि उसके देश में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ये बहुत ज्यादा ना हो, एक स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि एक दिन पेट्रोल का दाम 1000 रुपए हो गया, अगले दिन पेट्रोल का दाम 100 रुपए हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक स्टेबल रहना चाहिए कि पेट्रोल का दाम 80 है, फिर 81, 82, धीरे-धीरे चेंज हो, एकदम से बड़ा चेंज ना हो, ठीक है। उसके लिए गवर्नमेंट जो है एक्टिव रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को, टैक्सेस को, सब्सिडीज को, हर चीज को इस तरीके से एलोकेट करे कि हमारे देश में प्राइसेस सब कुछ स्टेबल रहे, कहीं बहुत ज्यादा डेप्रिसिएशन ना हो जाए, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सरकार अपनी सरकारी कंपनियों के मैनेजमेंट भी करती है अपने बजट के थ्रू। सरकार अपने बजट में बताती है कि हम अपनी किस सरकारी कंपनी को कितना खर्चा देंगे, कितना उस पर पैसा लगाएंगे, किस सरकारी कंपनी का कितना इनकम होगा, वो सब कुछ भी बजट में बताया जाता है सरकार की कंपनीज के बारे में। फिर सरकार हमारे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में भी सोचे। इकोनॉमिक ग्रोथ कब होगी, जब हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, हमारे देश के लोगों की जो नेशनल इनकम है वो बढ़ेगी, ठीक है। हमारे देश में इंपोर्ट, हमारे देश के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बढ़ेंगे, इंपोर्ट्स कम होंगे तो हमारे देश की इनकम बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे देश की हो, जीडीपी हमारे देश की बढ़े, इसके लिए भी सरकार स्टेप्स उठाती है अपने बजट के थ्रू। गवर्नमेंट मेक्स वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोविजंस थ्रू द बजट पॉलिसी। गवर्नमेंट अपने बजट में बहुत सारी पॉलिसीज, प्रोविजंस बताती है कि हम आने वाले 1 साल में ये चीजें करेंगे। अगर वो गवर्नमेंट अच्छे से करेगी तो हमारे देश का जीडीपी बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार प्रोडक्शन करने के लिए सब्सिडीज देगी, अगर सरकार सब्सिडीज देगी प्रोडक्शन करने के लिए, तो जो प्रोड्यूसर है वो सस्ते में सामान प्रोड्यूस करेगा, तो वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, तो जीडीपी बढ़ेगी। तो जीडीपी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट स्पेंड्स ऑन एसेंशियल सर्विसेज एंड फैसिलिटीज। गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा करते हैं एसेंशियल चीजों पे, जिससे कि अगेन हमारे देश में जो है इनकम बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, ठीक है। फिर सरकार एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 2 तरीके से हो सकते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट खुद की अपनी कंपनीज में, क्योंकि गवर्नमेंट की भी कंपनीज होती है ना सरकारी, तो गवर्नमेंट अपनी खुद की सरकारी कंपनीज में नौकरियां निकाले और वहां पे लोगों को बोले तुम आओ मेरी कंपनी में नौकरी करो। या फिर गवर्नमेंट अलग अलग जो है पॉलिसीज बनाए, जैसे हमारे पास आया था ना एमजी नरेगा स्कीम आई, उन स्कीम्स के अंडर गवर्नमेंट जो है प्राइवेट कंपनीज में लोगों को नौकरी दिलवाए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे, ठीक है। या तो डायरेक्ट रिलेशन हो बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड द पॉवर्टी एलिवेशन। देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन। कहते कि अगर तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट तुम्हें मिल गई, नौकरी तुम्हें मिल गई, तो तुम गरीबी रेखा से बाहर आ जाओगे, तुम गरीब नहीं रहोगे, ठीक है ना। हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और अगर तुम एम्प्लॉयड तो हो गए, अगर तुम्हें नौकरी मिल गई तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा, ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट रिलेशन है एम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी एलिवेशन के बीच में, तो जो एम्प्लॉयड होगा वो गरीब नहीं होगा, वो गरीबी से बाहर निकल पाएगा और उसका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज्यादा होगा। तो गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट या तो अपनी खुद की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होती हैं उनमें नौकरियां निकाले, या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स निकाले, जैसे कि एमजी नरेगा स्कीम है, ठीक है ना, जिसके अंदर हमारे क्या था, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्ट था, कि इसके अंदर सरकार नौकरियां दे या इसमें सरकार नौकरियां दे, सरकार किसी ना किसी तरीके से नौकरियां जनरेट करे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। ये भी बहुत 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 ज्यादा जरूरी है हमारे देश के लिए, ठीक है। ये तो होगा ऑब्जेक्टिव्स। अब आती है मेन चीज, हमारे क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ बजट, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ बजट हमारे देखो 2 होंगे, एक होगा रेवेन्यू साइड का, एक होगा कैपिटल साइड का। दोनों में ही हमारे एक्सपेंडिचर और रिसीट्स आएंगे। आप कंपोनेंट को कैसे भी चाहो तो क्लब कर सकते हो, या तो रिसीट और एक्सपेंडिचर के बेसिस पे, या तो रेवेन्यू और कैपिटल के बेसिस पे, तुम्हें जो अच्छा लगे तुम उसके बेसिस पे कर सकते हो, ठीक है। रिसीट का मतलब होता है कि किसी भी तरीके से, मैं ये नहीं बोल रही कि तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, तुम्हें लॉस हो रहा है, इनकम, मैं इतना बोल रही हूँ किसी भी तरीके से अगर तुम्हारे पास कैश का इनफ्लो हो रहा है तो वो रिसीट है, और किसी भी तरीके से अगर तुम्हारे पास से कैश का आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, तो वो तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर है। जैसे कि अगर मैं कहती हूँ तुमने कोई खर्चा किया, ठीक है, दैट इज एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल तुमने कोई फीस भर दी, तो वो भी तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर है। लेकिन ऑन द अदर हैंड तुमने किसी को लोन दे दिया, ठीक है, टेक्निकली देखा जाए तो तुम्हारे लिए वो एसेट क्रिएट हो रहा है, क्योंकि तुमने किसी को लोन दिया, अब वो लोन पे तुम इंटरेस्ट कमाओगे, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हारा पैसा आउटफ्लो हुआ तो वो एक्सपेंडिचर में आएगा। समझ रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, मैं बोल रही हूँ तुम्हारे पास अगर पैसा आया तो वो रिसीट है, तुम्हारे पास से अगर पैसा गया तो वो आउटफ्लो है। फिर चाहे वो तुम्हारे लिए एसेट क्रिएट हो, चाहे लाइबिलिटी क्रिएट हो, चाहे कुछ ना हो, तो अगर पैसा आया तो वो रिसीट है, तो वो इनफ्लो है।
रिसीट माने इनफ्लो है एंड एक्सपेंडिचर माने तुम्हारे पास से पैसे का आउटफ्लो है। ठीक है, यहां तक चीज समझ आती है। अब इनफ्लो और आउटफ्लो फर्दर दो तरीके के हो सकते हैं। ये रिसीट और एक्सपेंडिचर यानी इनफ्लो और आउटफ्लो फर्दर दो तरीके के हो सकते हैं। एक इस तरीके का इनफ्लो जो तुम्हारे एसेट या तुम्हारे लाइबिलिटी को अफेक्ट करता है, दूसरा वो वाला जो तुम्हारे एसेट या लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो रेवेन्यू का मतलब होता है इस तरीके का इनफ्लो या आउटफ्लो जिससे कि तुम्हारे किसी भी एसेट या किसी भी लाइबिलिटी को कोई भी इंपैक्ट नहीं हो रहा, ना इंक्रीज ना डिक्रीज, कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा। पर कैपिटल का मतलब होता है ऐसे रिसीट, ऐसे एक्सपेंडिचर जिससे या तो एसेट को या लाइबिलिटी को कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट हुआ है। क्या हुआ है वो पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंपैक्ट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल तुमने अपने स्कूल की फीस भरी, वो तो तुम्हारा एक्सपेंडिचर है, लेकिन क्या उससे कोई एसेट हुआ? नहीं। लाइबिलिटी हुई? नहीं हुई ना, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऑन द अदर हैंड तुमने किसी को लोन दे दिया, एक्सपेंडिचर हुआ, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, पर लोन दिया तो तुम्हारे पास एक एसेट क्रिएट हो गया जिससे अब तुम पैसा कमाओगे, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। तो अगर तुम्हारे पास पैसा आया, इनफ्लो ऑफ कैश हुआ, तो वो तुम्हारी रिसीट है। अब डिपेंड करेगा, अगर पैसा आने पे एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट हुआ तो कैपिटल रिसीट, अगर एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं हुआ तो रेवेन्यू रिसीट। अगर तुमने खर्चा किया, आउटफ्लो किया, तो वो क्या है? एक्सपेंडिचर है। अगर एक्सपेंडिचर की वजह से हमारा एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट हुआ तो क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर एसेट लाइबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रहा तो क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सिंपल बात। तुम जो है बाइफर्केशन चाहे रेवेन्यू या कैपिटल के बेसिस पे करो, चाहे रिसीट या एक्सपेंडिचर के बेसिस पे करो, तुम्हारी मर्जी है, वो कोई दिक्कत हमें नहीं है। कंपोनेंट ओवरऑल हमारे 4 है, 1 2 3 और 4 कंपोनेंट ओवरऑल हमारे बजट के होते हैं, जिनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिसीट की बात करते हैं। रिसीट हमारी दो तरीके की होती है, रेवेन्यू रिसीट या फिर कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टैक्स रेवेन्यू रिसीट एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? देखो, क्योंकि सरकार है, सरकार का एक मेन सोर्स, रिसीट का क्या मतलब है? इनफ्लो। तो सरकार का एक मेन सोर्स ऑफ इनफ्लो ऑफ कैश क्या है? टैक्स। किसी भी सरकार को सबसे ज्यादा पैसा कहां से मिलता है? टैक्स से मिलता है। किसी भी सरकार की सबसे ज्यादा इनकम कहां से होती है? टैक्स से। 70-80% ऑफ द रिसीट इज टैक्स रिसीट किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो हम गवर्नमेंट की टैक्स रिसीट को अलग दिखाते हैं और नॉन टैक्स रिसीट को अलग दिखाते हैं। ठीक है ना। अब टैक्स जो है वो क्या होता है? टैक्स हमारे दो तरीके के होते हैं, या तो तुम डायरेक्ट टैक्स है या तुम्हारा इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स क्या है कि गवर्नमेंट बोलती है कि मैं ना तुम्हें एक अच्छा एनवायरमेंट दे रही हूँ रहने को, तुम्हें बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज दे रही हूँ, तुम्हें सड़कें बना के दे रही हूँ, तुम्हें इंफ्रा क्रिएट करके दे रही हूँ, तुम्हें मैं सुख शांति दे रही हूँ, तुम्हें मैं पुलिस की सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज सब कुछ करके दे रही हूँ ना। अगर मैं ना हूँ, अगर सरकार ना हो, तो तुम्हारे साथ फ्रॉड हो सकते हैं, तुम्हारी जान जा सकती है, तुम सेफ नहीं रहोगे। सरकार तुम्हारी सेफ्टी मेंटेन करती है, सब कुछ करते हो, तो तुम बदले में सरकार को एक फीस पे करो, कुछ पेमेंट करो। वो पेमेंट सरकार लेती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, अब वो टैक्स दो तरीके का होगा, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं रेवेन्यू रिसीट की बात करूं, रेफर्स टू दोज रिसीट दैट नीदर रिड्यूस द एसेट नॉर क्रिएट एनी लाइबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ना तो कोई एसेट पे इफेक्ट हो रहा है, ना तो कोई लाइबिलिटी पे इफेक्ट हो रहा है, इस तरीके की रिसीट है। ठीक है, यूजुअली दीज आर रिकरिंग इन नेचर एंड अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एनी बिजनेस। ये यूजुअली रिकरिंग होती है, बार बार होती है। जैसे टैक्स जो है बार बार सरकार के पास लगातार आता रहता है। ठीक है, अब टैक्स रिसीट मैंने तुम्हें बताया कि क्या है, गवर्नमेंट तुम्हें सर्विसेज दे रही है कुछ ना कुछ, उसके बदले में सरकार कहती है तुम मुझे पेमेंट करो। ठीक है, अब वो पेमेंट कैसे होगी? या तो डायरेक्ट फॉर्म में होगी या इनडायरेक्ट फॉर्म में होगी। डायरेक्ट क्या होता है? जो तुम्हारी इनकम पे लगता है, चाहे तुम्हारे पर्सनल इनकम टैक्स पे लगे, चाहे तुम्हारी कॉर्पोरेशन के प्रॉफिट्स के ऊपर टैक्स लगे। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं? तुम्हारे जीएसटी जैसे। ठीक है, पहले क्या होते थे? एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, ठीक है, सीएसटी। अब क्या हो गया? जीएसटी, जो कि तुम्हारी गुड्स एंड सर्विसेज की परचेज एंड सेल पे लगते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड नॉन टैक्स रेवेन्यू हमारे क्या होते हैं? या तो तुम्हें कोई भी ग्रांट मिल गई, ठीक है, बाहर वाली कंट्रीज ने तुम्हें कोई भी ग्रांट दे दी। ठीक है, एक सरकार ने दूसरी सरकार को कोई ग्रांट दे दी। ग्रांट कैसे हो सकती है कि तुम्हारे को कोई, फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया तो फ्लड विक्टिम्स के लिए ग्रांट हो गई, कोविड के विक्टिम्स के लिए ग्रांट हो गई, कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता है एक देश दूसरे देश के लिए, तो वो ग्रांट यहाँ पे आती है क्योंकि वो ऑब्वियसली तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, कोई एसेट लायबिलिटी अफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, उन कंपनीज का गवर्नमेंट को डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा। तो कंपनी के, सरकारी कंपनीज के ओनर्स कौन है? गवर्नमेंट है। तो सरकारी कंपनीज की प्रॉफिट का हिस्सा किसको मिलता है? सरकार को, गवर्नमेंट को मिलता है। फिर गवर्नमेंट जिस जिसको लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाती है गवर्नमेंट।
ठीक है। और फिर फीस, जैसे कि आपको लाइसेंस बनवाना है तो लाइसेंस की फीस, पासपोर्ट बनवाना है तो पासपोर्ट की फीस, आधार कार्ड बनवाना है तो उसकी फीस, वो फीस जो है गवर्नमेंट के पास जाती है। तो नॉन टैक्स में क्या हुआ, गवर्नमेंट को जो ग्रांट्स मिले, जो डिविडेंड मिला, जो इंटरेस्ट मिला, जो फीस मिली। लेकिन टैक्स में क्या होगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स रेवेन्यू हमारा क्या है, रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू वेरियस टैक्सेस, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट टैक्स भी हो सकता है। ये मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है गवर्नमेंट के लिए। डायरेक्टली जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है वो गवर्नमेंट क्यों लेती है, ताकि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम कर सके, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स सिर्फ उनसे लिया जाता है जिनकी इनकम ज्यादा होती है। 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख। गवर्नमेंट हर साल क्या करती है, इसकी लिमिट बढ़ा देती है। जैसे पहले 5 लाख थी, फिर 7 लाख हो गई, 8 लाख हो गई, अब 12-13 लाख हो गई है, ठीक है। कि अगर तुम्हारी इतनी इनकम है तभी तुम्हें टैक्स भरना है, उससे नीचे वाली इनकम में तुम्हें टैक्स नहीं भरना है, ठीक है। उससे आगे तुम्हारी इनकम बढ़ती जाएगी, टैक्स बढ़ता चला जाएगा, लेकिन उससे कम इनकम है तो तुम्हें टैक्स नहीं भरना। तो ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है, इनइक्वालिटीज को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, जहां पे लायबिलिटी एंड द बर्डन टू पे द टैक्स फॉल ऑन द सेम पर्सन, द टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। यानी कि तुम्हारी ही जेब से पैसा जाएगा और सरकार के पास जमा कराने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। ये तो होगा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा, पैसा तो कस्टमर की जेब से जाएगा पर सरकार के पास जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी है, दुकानदार की है। कस्टमर कहता है कि तुम मेरे से पैसा ले लो, सरकार के पास खुद जमा कराओ। सरकार के पास कौन जमा कराएगा, दुकानदार, प्रोड्यूसर, सेलर, वो सरकार के पास जमा कराएगा इनडायरेक्ट टैक्स को। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में पैसा भी तुम्हारा ही जाएगा, सरकार को जाके पकड़ा के भी तुम ही आओगे, जमा भी तुम ही कराओगे, ठीक है। तो तुम्हारा जो सीए है, तुम्हारा सीए क्या करेगा, तुम्हारे नाम से टैक्स भरेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा इनकम टैक्स है, मैं ही दूंगी, मैं ही पे करूंगी, मेरी ही जेब से जाएगा। और किसके नाम से जाएगा, अंशिका के ही नाम से टैक्स भरा जाएगा। पर इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है। मैंने कोई घर खरीदा, गाड़ी खरीदी, मैंने कोई भी फोन वगैरह कुछ भी खरीदा, जिस भी चीज पे मेरा जो है जीएसटी लगेगा, घर पे नहीं लगेगा, ठीक है। जिस भी चीज पे मेरा जीएसटी लगेगा उस पे क्या होगा, पैसा तो मैं दूंगी पर सरकार के पास अंशिता के नाम से जाएगा नहीं, सरकार के पास जाएगा कंपनी के नाम से। वो सरकार के पास कंपनी के नाम से जमा होगा, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स, जिसमें लायबिलिटी एंड बर्डन टू पे द टैक्स फॉल्स ऑन द डिफरेंट पर्सन। द टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका बेस्ट एग्जांपल है आज की डेट में जीएसटी। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स होता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में मेरे पास क्या है, revenue, non-tax revenue refers to the revenue received by the government from various sources other than taxes। taxes के अलावा बाकी सब कुछ जो कि मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, फाइन्स, पेनल्टीज, फीस, गिफ्ट, ग्रांट वगैरह सब कुछ हो गया, ठीक है। इट इज ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। नॉन टैक्स रेवेन्यू पर्टिकुलरली स्पेशल लेवी, फाइन्स, पेनल्टीज एक्सेट्रा कलेक्टेड टू डिस्करेज द सिटीजंस फ्रॉम वायलेटिंग द लॉ। ये इसलिए होता है ताकि लोग जो है लॉ को फॉलो करें, क्योंकि अगर तुम लॉ को फॉलो नहीं करोगे तो तुम्हें फाइन और पेनल्टी भरनी पड़ेगी। अगर तुमसे वो जो है चालान ना काटे तुम्हारा पुलिस, ठीक है, तो फिर लोग जो है रेड लाइट का उल्लंघन करेंगे, स्पीडिंग करेंगे, ओवर स्पीडिंग करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है तुम रेड लाइट को मत तोड़ो, ओवर स्पीडिंग मत करो, ठीक है, ट्रिपलिंग मत करो। तो उस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, तुम्हारे ऊपर फाइन लगा देती है कि अगर वो किया तो फाइन पेनल्टी भरना पड़ेगा। फिर आगे कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या है, जो रिसीट ऐसी है जिससे या तो तुम्हारी कोई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी या तो तुम्हारा कोई एसेट कम हो जाएगा। यानी तुम्हारे किसी ना किसी एसेट या किसी ना किसी लायबिलिटी पे असर होगा। क्या असर होगा, एसेट कम होगा, लायबिलिटी बढ़ेगी कैपिटल रिसीट से, ठीक है। तो एसेट हमारा कम होगा और लायबिलिटी बढ़ेगी हमारी कैपिटल रिसीट से, ठीक है। सोर्सेज क्या है कैपिटल रिसीट के, फॉर एग्जांपल बोरोइंग्स, ठीक है। अगर मैंने किसी से पैसा लिया, बोरो किया, तो वो रिसीट है, कौन सी, कैपिटल रिसीट है, तो मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। मैंने फॉरेन से कहीं से पैसा ले लिया, ठीक है, मैंने पब्लिक से पैसा ले लिया, गवर्नमेंट ने, या फिर किसी दूसरी सरकार से पैसा ले लिया, या दुनिया भर में कहीं और से, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से पैसा ले लिया। तो अगर हमारे देश की गवर्नमेंट जो है वो कहीं से पैसा बोरो करती है तो कैपिटल रिसीट है। रिकवरी ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने किसी को पैसा दे रखा था, अगर मैंने किसी को पैसा दे रखा था तो वो मेरा एक एसेट था कि भैया मैंने तो किसी को पैसा उधार पे दे रखा है। अब अगर मैं उससे पैसा वापस लूंगी तो वो मेरी रिसीट होगी, कौन सी, कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्यों, क्योंकि जिसको पैसा दे रखा था अब क्या है, मैं उससे पैसा वापस ले रही हूँ, तो अब क्या हो रहा है, मेरा एक एसेट कम हो रहा है। मेरी जो लेंडिंग्स, लोन्स एंड एडवांसेस वाला जो मेरा एसेट था अब वो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है जी। चलो, इट इज अ कैपिटल रिसीट बिकॉज इट रिड्यूसेस द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। फिर है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट के पास जो भी सरकारी कंपनीज है, गवर्नमेंट अपनी सरकारी कंपनीज में जो अपना शेयर है वो बेच देती है। गवर्नमेंट अपनी सरकारी कंपनीज में से अपना जो इक्विटी शेयर होल्डिंग का जो शेयर है वो बेच रही है। तो सरकारी कंपनी गवर्नमेंट की बुक्स में क्या शो होगा, एक एसेट की तरह शो होगा। जब वो एसेट बेच दिया, वो एसेट कम हो गया और गवर्नमेंट के पास पैसा आ गया, सो दैट इज कैपिटल रिसीट, ठीक है। अगली चीज मेरे पास आएगी एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर दो तरीके के होंगे, रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब तुमने खर्चा भी किया
खर्चा भी किया पर ना तो कोई एसेट क्रिएट हुआ और ना ही कोई लाइबिलिटी रिड्यूस हुई। ऐसा खर्चा जब तुमने किया, जैसे कि सैलरी देना, इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है, लोन की पेमेंट्स, पेंशन, ये सारी चीजें हमारी गवर्नमेंट की रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब तुमने खर्चा तो किया, उस वजह से या तो तुम्हारा एसेट क्रिएट हुआ या तुम्हारी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। जैसे कि तुमने क्या किया, लोन दे दिया किसी को, ठीक है, या तुमने कोई भी बिल्डिंग, फ्लाईओवर, रोड कुछ भी बना दिया। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। इधर क्रिएट्स एसेट में कोई भी एक चीज लिख के आ जाना कि गवर्नमेंट ने किसी भी एक चीज को क्रिएट किया है। किसको? किसी बिल्डिंग को, कोई रोड को, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कोई फ्लाईओवर हो गया, कोई ब्रिज हो गया, कोई डैम हो गया, कुछ भी लिख के आ जाओ। कोई भी एसेट जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है कि गवर्नमेंट ने ये बनाया है, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज बनाई है वो एसेट होगा, ठीक है, और उस पर खर्चा हुआ होगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। कोई भी बिल्डिंग, रोड, ब्रिज, फ्लाईओवर, ठीक है, कोई भी डैम, कुछ भी गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है, दैट इज एन एसेट एंड दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। दूसरी चीज, रिड्यूसेस अ लायबिलिटी में तुम क्या लिख सकते हो कि गवर्नमेंट के पास कोई लोन गवर्नमेंट ने ले रखा था, गवर्नमेंट ने कुछ बोरो कर रखा था पैसा किसी से। जब गवर्नमेंट ने बोरो किया होगा वो तो रिसीट होगी ना गवर्नमेंट की। कौन सी रिसीट होगी? कैपिटल रिसीट होगी, जिसमें लाइबिलिटी क्रिएट हुई थी। अब ये जो बोरो पैसा किया है इसका रीपेमेंट कर दिया अगर गवर्नमेंट ने, तो वो क्या हो जाएगी? लाइबिलिटी गवर्नमेंट की रिड्यूस हो जाएगी, कुछ भी रीपे अगर गवर्नमेंट ने कर दिया तो, ठीक है। तो ये तो हो गए मेरे कंपोनेंट्स। 4 कंपोनेंट्स हैं, 2 रिसीट के, 2 एक्सपेंडिचर के। रिसीट कौन सी? कैपिटल और रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर कौन से? कैपिटल और रेवेन्यू। आई होप पूरी चीज तुम्हें यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। इसके ऊपर एमसीक्यू आते हैं लॉन्ग में, यूजुअली तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ बजट। अब बजट 3 तरीके के हो सकते हैं, या तो बैलेंस्ड जिसमें तुम्हारा एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों बराबर है, ठीक है। तुम्हारा क्या है, टोटल रेवेन्यू जितना है, तुम्हारा टोटल जितना भी रेवेन्यू है वो तुम्हारे टोटल एक्सपेंडिचर के अगर बराबर हो जाता है तो वो क्या है? बैलेंस्ड बजट है। सरप्लस बजट में क्या होगा? सरप्लस बजट क्या होगा कि आपकी जो टोटल रिसीट है, जो भी टोटल इनफ्लो ऑफ कैश है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू द टोटल खर्चा। तुम्हारा टोटल अगर इनफ्लो ऑफ कैश बराबर है टोटल आउटफ्लो ऑफ कैश के, ठीक है, चाहे फिर इसमें तुम्हारा रेवेन्यू साइड का है चाहे कैपिटल साइड का है, अगर तुम्हारी टोटल रिसीट बराबर है टोटल एक्सपेंडिचर के तो वो बैलेंस्ड है। अगर तुम्हारे टोटल इनफ्लोज को हम क्या बोलते हैं? तुम्हारी रिसीट, फिर चाहे वो कोई भी टाइप की रिसीट हो, अगर वो ग्रेटर है तुम्हारे एक्सपेंडिचर से, ठीक है, ग्रेटर है तुम्हारे आउटफ्लो ऑफ कैश से, तो वो तुम्हारा सरप्लस बजट हो जाएगा। डेफिसिट बजट क्या हो जाएगा? जब तुम्हारा रिसीट जो है वो कम है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर। खर्चा तुम्हारे पास ज्यादा हुआ है, इनकम तुम्हारे पास कम आई है, तो रिसीट अगर लेस है एक्सपेंडिचर से तो वो तुम्हारा डेफिसिट बजट हो जाता है, ठीक है। तो फिर या तो बैलेंस बजट है या अनबैलेंस या तो सरप्लस होगा या तो डेफिसिट होगा। बहुत बेसिक सी चीज ये है, ठीक है। अब मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, गवर्नमेंट के डेफिसिट को मेजर कैसे करोगे? डेफिसिट तो आ गया, लेकिन इस डेफिसिट को तुम मेजर कैसे करोगे, हम उसकी बात करते हैं। तो डेफिसिट को 3 तरीके से मेजर किया जाता है, या तो सिर्फ रेवेन्यू वाला पोर्शन, या पूरा पोर्शन, या फिर एक प्राइमरी डेफिसिट। 3 चीजें अब पढ़ेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट हम कैसे मेजर करते हैं? हमने बोला कि एक रेवेन्यू साइड है, एक कैपिटल साइड है। मैं कहती हूँ मैंने कैपिटल साइड को हटा दिया, मैं सिर्फ रेवेन्यू साइड की बात करती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीट को माइनस कर दूं तो रेवेन्यू डेफिसिट आ जाएगा। मैं इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट को इंक्लूड भी नहीं करूंगी, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट को माइनस करूंगी, तो रेवेन्यू रिसीट को माइनस करूंगी तो रेवेन्यू डेफिसिट निकल के आ जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट represents that the government's own earnings are insufficient to meet the day-to-day operations of the departments। कहते हैं कि गवर्नमेंट का जो है खर्चा इतना ज्यादा है, गवर्नमेंट का खर्चा इतना ज्यादा है अपने सैलरीज का, अपने डिपार्टमेंट्स को चलाने का, कि वो अपने टैक्स रिसीट्स या जो भी उसकी रेवेन्यू रिसीट्स हैं वो उससे भी अपना खर्चा नहीं कर पा रही। ये देखो गवर्नमेंट ने इतना सारा टैक्स कलेक्ट कर रही है, सब कुछ कर रही है गवर्नमेंट, फिर भी वो पैसा कम पड़ रहा है गवर्नमेंट के ऑफिस एक्सपेंसेस, सैलरीज, डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट है तो ये तो भाई बहुत बुरी बात है। तुम कोई एसेट भी क्रिएट नहीं कर रहे, ठीक है ना, तुम कोई एसेट भी क्रिएट नहीं कर रहे हो, तुम कुछ नया बना भी नहीं रहे हो, जो तुम्हारा खर्चा है डे टू डे तुम्हारे ऑफिस को चलाने का तुम वो तक मीट नहीं कर पा रहे, तुम कोई नया एसेट कैसे बनाओगे, ठीक है ना। इंप्लीकेशन क्या है कि जो गवर्नमेंट इज यूजिंग द सेविंग्स टू मीट द एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट या तो कोई सेविंग्स ले रही अपनी यूज कर रही है, ठीक है। गवर्नमेंट हैज टू मीट द डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट, या तो गवर्नमेंट कैपिटल रिसीट से अपना डेफिसिट को मीट करे। कैपिटल रिसीट में क्या होगा? गवर्नमेंट किसी ना किसी लोन लेगी, गवर्नमेंट लोन लेगी तो रिसीट होगा, ठीक है ना, कैपिटल रिसीट होगा, तो उससे जो है गवर्नमेंट
अपना डेफिसिट मीट करेगी, लेकिन उसकी वजह से या तो कोई एसेट गवर्नमेंट का कम हो जाएगा या कोई गवर्नमेंट के सिर पे नई लायबिलिटी आ जाएगी बोरोइंग्स के नाम से, ठीक है ना। यूज ऑफ कैपिटल रिसीट विल क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इसकी वजह से क्या होगा, गवर्नमेंट की अगर गवर्नमेंट ने कैपिटल रिसीट किया, अगर गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसा बोरो किया तो फिर इससे इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी। क्यों? क्योंकि कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, या तो कहीं फॉरेन से लोन लेके आती है, तो फॉरेन से इंडिया में बहुत सारा पैसा आ गया तो इंडिया में मनी सप्लाई बढ़ गई, इन्फ्लेशन बढ़ गई। या फिर गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई के पास जाती है, आरबीआई को बोलते हैं कि कैन यू प्लीज गिव मी मनी, तो आरबीआई क्या करेगा, नोट प्रिंट करेगा। आरबीआई नोट प्रिंट करता है और गवर्नमेंट को लोन की फॉर्म में मनी देता है। इस चीज को हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर आरबीआई नोट्स को प्रिंट करता है और नोट्स को प्रिंट करके गवर्नमेंट को लोन देता है अपने डेफिसिट को मीट करने के लिए, तो इस चीज को मैं क्या बोलती हूँ, इस चीज को मैं बोलती हूँ डेफिसिट फाइनेंसिंग। इस चीज को मैं बोलती हूँ डेफिसिट फाइनेंसिंग। और इसकी वजह से भी क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी। क्यों? क्योंकि नए नोट आ गए ना मार्केट में, मनी सप्लाई बढ़ गई ना, तो इसकी वजह से भी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगी, ठीक है। इट इंप्लाइज रीपेमेंट बर्डन इन द फ्यूचर। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, पहले तुम्हारे को डेफिसिट हुआ, ठीक है, तुम अपना खुद का डे टू डे खर्चा भी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम्हें डेफिसिट हुआ। उस डेफिसिट को मीट करने के लिए तुमने लोन लिया, लोन लेने की वजह से तुम्हारे सिर पे एक नई लाइबिलिटी आ गई, एक नया लाइबिलिटी आ गया कि तुम्हें फ्यूचर में और ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्या है, फिर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसकी वजह से फिर से तुम्हारा रेवेन्यू डेफिसिट और ज्यादा बढ़ने लग जाएगा। तो फ्यूचर में तुम्हारे सिर पे और ज्यादा बर्डन आ जाएगा भाई रिपेमेंट का, तो फ्यूचर में और ज्यादा तुम्हारा रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ने लग जाएगा, और ज्यादा तुम लोन लोगे, और ज्यादा दिक्कत होगी। तो एक वर्चुअस साइकिल शुरू हो जाएगा जहां पे एक इकोनॉमी, एक गवर्नमेंट जो है लोन के डेट ट्रैप में फंस के रह जाएगी। एंड ये सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है, दुनिया का सबसे बढ़िया देश जो हमें लगता है सबसे डेवलप्ड देश यूएसए का कभी जाके चेक करके देखना कितना ज्यादा लोन, कितना ज्यादा डेट बर्डन है। तो सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, हर देश की सरकार की यही कहानी है कि सरकार पहले डेफिसिट में जाती है, डेफिसिट में जाने की वजह से लोन लेती है, लोन की वजह से रीपेमेंट का बर्डन पड़ता है तो और लोन लेती है, और लोन और डेट ट्रैप में हर सरकार यहाँ पे मेजरली फंसी हुई है, ठीक है। इंडिया की गवर्नमेंट भी फंसी हुई है डेट ट्रैप में, ठीक है। मेजर्स क्या है, हम कैसे रेवेन्यू डेफिसिट को कम कर सकते हैं, या तो अपना खर्चा कम कर दो भैया, या अपनी रिसीट बढ़ा लो, दो ही काम है ना, या तो खर्चा कम कर दो या इनकम बढ़ा लो, दोनों में से कोई एक चीज करोगे तुम्हारा डेफिसिट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस दी रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है जी। चलो फिर आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट। अब इसमें मैं दोनों काउंट करती हूँ, इसमें मैं क्या करती हूँ, पहले टोटल एक्सपेंडिचर, कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें से मैं माइनस करती हूँ कैपिटल रिसीट प्लस रेवेन्यू रिसीट। लेकिन 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 एक चीज इसमें तुम याद रखोगे, ये जो मैं कैपिटल रिसीट बोल रही हूँ इसमें मैं बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, अदर कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। अब बोरोइंग्स को हमने यहाँ पे क्यों हटाया, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ मुझे ना लॉस हो गया, मुझे लॉस हो गया 10,000 रुपए का, ठीक है। मैंने उस 10,000 रुपए के लॉस को कवर करने के लिए 10,000 रुपए किसी से बोरो कर लिए, तो क्या मुझे कोई लॉस है, क्या मुझे कोई लॉस है? 10,000 का लॉस था, 10,000 का मैंने बोरो कर लिया, तो ये तो 10,000 के लॉस को बोरोइंग ने मेरे कवर कर लिया, तो नेट तो मेरा जीरो पे आ गया ना, नेट तो मैं जीरो पे हो गई, ठीक है ना। तो पहले क्या था, पहले मेरे खर्चे किए, इनकम, खर्चा इनकम, खर्चा इनकम, मैंने देखा मुझे तो 10,000 का लॉस है, 10,000 के लॉस के लिए मैंने 10,000 की बोरोइंग ली, बोरोइंग फिर से मेरी 10,000 की रिसीट हो गई, इनकम हो गई, ठीक है। तो जितना भी डेफिसिट था, डेफिसिट को फंड करने के लिए मैंने बोरोइंग करी और वो बोरोइंग ने डेफिसिट को पूरा कवर कर लिया। अब तो डेफिसिट बचा ही नहीं, तो मैं डेफिसिट निकालूंगी कहां से, सही बात है कि नहीं। तो जब भी मैं डेफिसिट निकालती हूँ मैं बोरोइंग्स को इंक्लूड नहीं करूंगी, क्यों, ताकि मैं एग्जैक्टली जान सकूं कि मुझे डेफिसिट कितना हुआ। अगर मैं बोरोइंग को इंक्लूड करूंगी ना बेटा, तो मेरा डेफिसिट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास तो टोटल रिसीट ही बढ़ गई ना, रिसीट बढ़ गई, उसने मेरे एक्सपेंडिचर को कवर कर लिया, तो डेफिसिट होगा नहीं। तो अगर मुझे फिस्कल डेफिसिट निकालना है तो मुझे अपनी बोरोइंग्स को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं 2-3 फॉर्मूलाज लगा सकती हूँ। पहला फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। टोटल एक्सपेंडिचर को मैं तोड़ सकती हूँ कैपिटल प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और टोटल रिसीट को मैं तोड़ सकती हूँ कैपिटल रिसीट अदर देन बोरोइंग्स प्लस रेवेन्यू रिसीट, इसमें मैं तोड़ सकती हूँ, ठीक है ना। अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है, इसका हमारे पास देखो इम्प्लीकेशन क्या बोलता है, इट इंडिकेट्स द टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। इससे हमें पता चलता है कि इन टोटल गवर्नमेंट ने कितना पैसा बोरो करना है, इन टोटल सब काम करने के बाद, सब तामझाम करने के बाद कितना डेफिसिट है और कितना पैसा सरकार को इन टोटल बोरो करना पड़ेगा। द बोरोइंग विल नॉट जस्ट इंक्रीज द लोन रीपेमेंट अमाउंट बट ऑल्सो विल इंक्रीज द ऑब्लिगेशन टू पे द इंटरेस्ट। जब बोरो करोगे तो भैया इंटरेस्ट पेमेंट का ऑब्लिगेशन भी तुम्हारे सिर पे लग जाएगा। इंटरेस्ट पेमेंट से क्या होगा, फ्यूचर में तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिससे फ्यूचर में फिर से डेफिसिट
डेफिसिट होगा, तुम्हें फिर से लोन लेना पड़ेगा, तुम फिर से डेट ट्रैप में फंस सकते हो, ठीक है ना। टू मीट द डेफिशिएंसी आरबीआई जो है नोट प्रिंट करेगा, जो मैंने तुम्हें बताया, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग बोलते हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी एंड इकोनॉमी में इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो सकता है। बिकॉज ऑफ द बोरोइंग्स फाइनेंशियल बर्डन विल इंक्रीज एंड दिस विल हैम्पर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द इकोनॉमी। इसकी वजह से हैम्पर होगी हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मेजर क्या है रिड्यूस करने का, या तो तुम क्या कर दो भैया, या तो खर्चा कम कर दो या इनकम बढ़ा लो, कुछ ना कुछ तो करो। बाय बोरोइंग फ्रॉम एक्सटर्नल और इंटरनल सोर्सेज फ्रॉम डेफिसिट, या फिर क्या करोगे, बोरो कर लोगे, ठीक है ना, या फिर क्या करोगे, बोरो करोगे ताकि तुम्हारा डेफिसिट कम हो जाए, या फिर आरबीआई जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग करे, ठीक है। अब बेसिकली तो तुम्हें खर्चा कम करना चाहिए, एक्सपेंडिचर अपना कम करना चाहिए, रिसीट बढ़ानी चाहिए ताकि तुम अपना डेफिसिट को जो है कवर कर सको। लेकिन यहाँ पे एक और क्या बोला गया, तुम्हें डेफिसिट को कवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो तुम्हें बोरो करना पड़ेगा या तुम्हें क्या करना पड़ेगा, आरबीआई के पास जाना पड़ेगा और आरबीआई से डेफिसिट फाइनेंसिंग करानी पड़ेगी। आरबीआई को बोलना पड़ेगा कि नोट प्रिंट करो और हमें लोन दो, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करानी पड़ेगी। इन दोनों ही केसेस में बेटा हमारे देश में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और जिसकी वजह से हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगी। इन दोनों ही केसेस में हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ने लग जाएगी, ठीक है। लास्ट एक टॉपिक मेरे पास यहाँ पे क्या आता है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट क्या है, देखो डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट्स। इट इंडिकेट्स हाउ मच गवर्नमेंट बोरोइंग इज गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट। देखो मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ कि पहले गवर्नमेंट को डेफिसिट होता है, उस डेफिसिट के लिए गवर्नमेंट लोन लेती है, लोन लेने की वजह से गवर्नमेंट का फ्यूचर डेफिसिट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि लोन पे इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट क्या है, तुम्हारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है, तो तुम्हारा रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ेगा। अब मैं कहती हूँ गवर्नमेंट ने बहुत सारा लोन ले लिया, ठीक है, उस लोन की वजह से गवर्नमेंट के सिर पे बहुत सारा इंटरेस्ट है, ठीक है, उस इंटरेस्ट को पे करने के लिए गवर्नमेंट फिर से लोन लेगी, ठीक है, यहाँ तक चीज समझ आती है। पर वो कितना इंटरेस्ट है, वो कितना इंटरेस्ट है, हमें ये जानना है कि कितना इंटरेस्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है एंड जितना भी टोटल गवर्नमेंट का डेफिसिट है वो उस डेफिसिट को पैदा करने में इंटरेस्ट का कितना बड़ा हाथ है, हमें ये पता करना है। मैं कहती हूँ गवर्नमेंट को 10,000 का लॉस हो गया, गवर्नमेंट को 10,000 का डेफिसिट हो गया, क्यों हुआ, क्योंकि 10,000 रुपए गवर्नमेंट को इंटरेस्ट में पे करने पड़ रहे हैं। इस लॉस को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने फिर से लोन लिया। तो मुझे ये पता करना है कि जो भी डेफिसिट हुआ क्या ये इंटरेस्ट की वजह से हुआ या कोई दूसरा कारण था, क्योंकि अगर दूसरा कारण था तो ठीक है, पर अगर इंटरेस्ट की वजह से लॉस हो रहा है, डेफिसिट हो रहा है, तो मतलब तुम डेट ट्रैप में फंस चुके हो। तो डेट ट्रैप पता करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालूंगी, फिस्कल डेफिसिट यानी कि टोटल जो भी तुम्हारा डेफिसिट आया माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अगर मान लो फिस्कल डेफिसिट भी 10,000 है, इंटरेस्ट पेमेंट भी 10,000 है, तो तुम्हारा प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा 0, जिससे मुझे ये समझ आएगा कि तुम्हारा जो डेफिसिट है वो सारे का सारा इंटरेस्ट पेमेंट की वजह से है। तो अब अगर तुम और लोन लोगे तुम्हारा डेफिसिट अगले साल और ज्यादा बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, यानी कि तुम डेट ट्रैप में फंस चुके हो, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस द इंटरेस्ट पेमेंट। इंप्लीकेशन क्या है, इट रिफ्लेक्ट्स द एक्सटेंट टू व्हिच करंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एडिंग टू द फ्यूचर बर्डन। इससे हमें पता चलता है कि आज की पॉलिसीज फ्यूचर में कितना बर्डन हमारी सरकार के ऊपर डाल रही है। इफ प्राइमरी डेफिसिट इज 0 इट शोज फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, कि आपका डेफिसिट सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से हो रहा है, तो फ्यूचर में और लोन लोगे तो और फिस्कल डेफिसिट होगा क्योंकि इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ओवरऑल तुम्हारे बजट के 3 तरीके के डेफिसिट है, रेवेन्यू, फिस्कल और प्राइमरी डेफिसिट। 2-3 फॉर्मूलाज है बेटा, एक ये फॉर्मूला है, ठीक है, एक ये फिस्कल डेफिसिट का तुम्हारा फॉर्मूला है, ठीक है, और एक तुम्हारे रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है, ठीक है। ये 3 फॉर्मूलाज हैं, इन तीनों फॉर्मूलाज के बेसिस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अगर मैं बोलूँ कि नहीं आता न्यूमेरिकल तो ऐसी बात नहीं है, कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, लेकिन मतलब यूजुअली इसमें क्या होता है कि या तो टैक्स के ऊपर क्वेश्चन आता है या फिर न्यूमेरिकल आता है। देखो एक क्वेश्चन तो आना बनता ही आएगा, दैट इज ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के साथ बी पार्ट में कई बार आपको टैक्स का क्वेश्चन आता है कि टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, या फिर कई बार साथ में न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। तो 2 नंबर पे कई बार आपको न्यूमेरिकल या टैक्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है और 2 से 4 नंबर में आपको जो है पहले गवर्नमेंट के बजट के ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी का पूरा चैप्टर भी आप एक बार पढ़ लेना क्योंकि एमसीक्यू से 2 नंबर में आ सकता है, ठीक है। तो इसके साथ हमारी रिवीजन होती है खत्म। अब मैं तुम्हारे लेकर आऊंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ द एंटायर ईयर, ठीक है। तो प्लीज वो पूरी सीरीज को अच्छे से फॉलो कर लेना और अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखना। अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।